इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दुनिया के ऐसे इकलौते सांसद हैं जो कि बड़े विमानों के कप्तान भी हैं, वर्तमान में A320 भी उड़ाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी नेता और पायलट राजीव प्रताप रूडी जी की। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पे। लेकिन जिस खबर के बारे में मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, जाहिर तौर पर ये पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं है, या कप्तान के तौर पर जो आपका एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जो समझ है, जो लॉजिक है, उसके आधार पर समझना चाह रहे हैं हम लोग कि अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ, अभी तक जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है अनुमान के आधार पे, वो क्या कारण समझ में आता है? देखिए देवेंद्र जी, ये घटना अपने आप में अप्रत्याशित है। और जिस विमान की आप बात कर रहे थे जो अहमदाबाद से गैटविक लंदन जा रहा था, ये विमान 787 ड्रीमलाइनर है। मेरे नज़र में, मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, बहुत जानकार नहीं, लेकिन एक पायलट के नाते, एक नेता के नाते, जो मैंने, नेता तो यहाँ छोड़ दे, पायलट के नाते जो मैंने विश्लेषण किया है, ये मेरे समझ का है, इसे कोट नहीं किया जा सकता है। और मैं सिर्फ अपनी समझ को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये विमान दुनिया में पिछले 2011 से लगभग 2000 विमान पूरी दुनिया में उड़ रहा है। ये पहली घटना है 787 ड्रीमलाइनर। इसके 3 वर्जन है, उसमें से एक वर्जन उस दिन था। और ये गिर नहीं सकता है, ये इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती, ऐसा हमारा मानना है। गिर कैसे सकता है, ये सवाल पूछेंगे कि रूडी जी फिर तो गिर ही गया है, गिर कैसे सकता है? विमानें गिरती हैं, और विमान गिरने के पीछे प्रमुख रूप से, अगर मैं विश्लेषण करूं सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए, विमान अगर गिरता है तो उसमें प्रमुख रूप से मोटे तौर से 5 कारण हैं। पहला कारण होता है इंजन फेलियर, और मैं यहां से शुरू करूंगा। तो इंजन फेलियर कई कारणों से होता है। कई बार कंटामिनेटेड फ्यूल जो तेल का होता है, वो बिल्कुल, उसमें भी कई सारे प्रावधान है, वो नहीं हो पाता है, और वो भी इतने बड़े विमान में। दूसरा है टेक ऑफ के बाद कई कारणों से इंजन फेलियर। ऐसा होना कि दोनों इंजन एक साथ फेल कर जाए, ये लगभग असंभव है। ये तभी होता है, जैसे हडसन में आपने देखा, एक विमान जिसमें 40 की 40, 100 पक्षियां घुस गई हों, ये भी असंभव है। कभी कभी बिरले धरती पर होता है, तो बर्ड हिट से भी इंजन फेलियर होता है, लेकिन एक साथ दोनों इंजन फेल कर जाए, इसकी संभावना लगभग 0 तक ही है। अब अगर इंजन फेल करता है, तो मैं सिर्फ आपके दर्शकों की जानकारी के लिए कि आज हर विमान में 2 इंजन होता है। एक इंजन अगर ठीक हो तो आपके उस पूरे यात्रा को समाप्त करके आपको घर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। तो दूसरे इंजन की कोई ऐसी जरूरत नहीं है? लेकिन दुनिया भर में आपके हमारे विश्वास के लिए 2 इंजन रखे जाते हैं, और दोनों साथ चलते हैं, ताकि अगर एक इंजन किसी परिस्थिति में खराब हुआ तो दूसरे इंजन में इतनी ताकत है कि पूरी यात्रा समाप्त करके ले आए। उदाहरण स्वरूप, अटलांटिक के ऊपर पहले 4 इंजन वाला 747 जाता था। मानना था कि एक खराब होगा महासागर पर तो दूसरा ऑन कर लेंगे, दूसरा खराब होगा तो 2 से चला लेंगे। अब ट्रांस अटलांटिक में भी जो भी बड़े विमान है, चाहे 777 हो या 787 हो, ये सब में मात्र 2 इंजन है। और ये मान करके जो लोगों ने मैन्युफैक्चर किया कि एक इंजन से भी हम अरब सागर या प्रशांत सागर पार कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि एक इंजन भी विमान में पर्याप्त है, और एक इंजन पर वो तमाम चीजें की जा सकती हैं जो 2 इंजन पर विमान में होता है। शायद ये चर्चा अभी तक कहीं मैंने सुना नहीं है। उस ताकत में मेरा ऐसा मानना है कि इंजन फेलियर का कारण नहीं। इंजन फेलियर अगर ऐसा हो कि कोई सुसाइडल मिशन पर हो कि वो इंजन ही बंद कर दे, तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। तो इंजन फेलियर के भी प्रावधान है, और एक इंजन फेल करता है तो उसके लिए प्रत्येक दिन हम लोगों का ड्रिल है कि इंजन फेलियर में क्या क्या कदम उठाना है, और पूरा ईकैम एक्शन से जैसे जैसे कप्तान को भी पता होता है और डिस्प्ले में भी पता चलता है कि ये निर्णय आपको लेना है। उसके साथ कई सारे ह्यूमन फैक्टर्स, वो स्टार्ट के साथ समझ में आ जाता है कि बिल्कुल आपको दिख जाएगा कि इंजन फेलियर है, और आपका इंस्ट्रूमेंट दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। इस विमान में शुरुआती के तौर में अब तो इंजन फेलियर मेरे नजर में नहीं है, क्योंकि विमान सही ढंग से आसमान में उठा है और उसके बाद नीचे आने लगा है। अब इस पर मैं आगे आऊंगा। विमान जब, दूसरा कारण हो सकता है सैबोटाज, कोई बम लगा दे, कोई ऐसी घटना कर दे, तो सैबोटाज की भी अभी तक सूचना नहीं है और गुंजाइश भी नहीं है, और हमारी सुरक्षा
इतनी है कि सैबोटाइज की गुंजाइश नहीं है, ना ही कोई ह्यूमन बॉम्ब की भी ऐसी परिभाषा आ रही है। तो दूसरी संभावना भी नहीं दिख रही। मौसम में एक चीज जैसे कहीं मैं रिपोर्ट देख रहा था कि बहुत गर्मी भी कोई असर मैं उस पर आ रहा हूं, मैं उस विषय पर आ जाऊंगा। इसके बाद एक आता है ह्यूमन एरर। हमारा सबका प्रशिक्षण ऐसा है कि मोटे तौर से विमान भी बहुत समझदार होता है आजकल, उसके कंप्यूटर्स भी बहुत समझदार होते हैं और कैप्टन भी बहुत अनुभवी होते हैं, और इसमें लगभग 8 से 10,000 घंटे के कप्तान थे और उनके साथ भी फर्स्ट ऑफिसर था। शायद उसका अनुभव ऐसा बताते हैं कि कम था। मुझे अभी तक कहीं से सूचना नहीं है कि कौन विमान में दोनों कप्तान की उड़ाने की क्षमता एक होती है। कई बार लोग कहते हैं ये को पायलट है, कोई को पायलट अब कमर्शियल विमान में नहीं होता है। किसी एक सेक्टर में एक पायलट मॉनिटरिंग होता है और एक पायलट फ्लाइंग होता है। हो सकता है कमांडर पायलट मॉनिटरिंग हो जाए और दूसरा पायलट फ्लाइंग हो जाए। इसलिए दोनों कप्तानों की क्षमता उड़ान भरने के लिए समकक्ष होता है, और वो इसलिए होता है कि कहीं अगर कमांडर ही को उड़ाना आता था और फर्स्ट ऑफिसर अभी उतारना सीख ही रहा था और कमांडर का हार्ट अटैक हो जाए तो कहे कि मुझे उतारना ही नहीं आता है। इसलिए दुनिया में इसकी संभावना नहीं है। दोनों की उड़ाने की क्षमता सामान्य रूप से एक होता है। कमांडर वो होता है जिसकी वरिष्ठता होती है, वो कमांड में होता है, वो कई इम्तिहान पास करता है, उसकी वरीयता होती है। और कई बार दो कमांडर भी एक विमान में हो सकते हैं। एक पायलट फ्लाइंग है जो एक्चुअली उड़ाता है और दूसरा पायलट मॉनिटरिंग है जो सब कुछ देखता रहता है, और दोनों में आपस में संवाद होता है। मैं मान के चलता हूं कि इस विमान में कमांडर ही पायलट फ्लाइंग थे। जो उड़ने का तरीका है ऐसे विमानों में, जो डायना होता है उसमें सबसे ज्यादा जहाज उड़ने में जो चुनौती होती है जब जमीन विमान छोड़ता है। जो क्रिटिकल पावर उस समय एक गति पर पहुंच करके, एक ताकत पर पहुंच करके, जब हम स्टिक को उस बिंदु पर, उसके पहले अगर करेंगे तो वो गिर जाएगा, उस बिंदु को क्रॉस करने के समय ही हमको दूसरा जो मॉनिटर करता है वो कहता है 100 नॉट्स। जैसे मैं 320 उड़ाता हूं, ऐसे 100 नॉट्स मेरा क्रॉस चेक पावर, सबसे पहले पावर स्पूल अप करता है। तो अनाउंसमेंट मेरा जो देख रहा होता है इंस्ट्रूमेंट, वो कहता है थ्रस्ट सेट, यानी कि मतलब कि हमारे इंजन में पर्याप्त पावर आ गया है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रोटेशन स्पीड आता है V1, और उसके बाद रोटेशन स्पीड वो होता है जिस समय विमान उस स्पीड पर धरती को से ऊपर उठता है, और वो रोटेशन स्पीड क्रिटिकल होता है। अगर उस रोटेशन स्पीड के पहले अगर हमारा विमान का इंजन फेल हुआ तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं, विमान को रुकना ही रुकना है। लेकिन एक बार रोटेशन स्पीड पार कर गए और जब हमें, तो कोई भी उस विमान को नीचे उतारने, चाहे उसमें आग लगा हो, कुछ हुआ, वो जाना ही जाना है, वो जाना ही जाना है। तो V1 एक बिंदु होता है जब तक हम दौड़ते होते हैं, उस बिंदु में एक बिंदु तक हमको पहुंचना होता है। उसके बाद उस बिंदु के पहले अगर कोई भी इंजन को कि सामने दिखता रहता है इंस्ट्रूमेंट, कोई भी कमी आई या वार्निंग आ गया, हम उसको तुरंत वापस खींचेंगे और विमान रुक जाएगा। एकदम ये तय है, दुनिया भर के हर वाणिज्यिक विमान में तय है, हर कैलकुलेशन से ये तय किया जाता है। लेकिन V1 का स्पीड जैसे क्रॉस करते हैं, और जब कहते V1 रोटेट का मतलब होता है कि आप विमान को ऊपर उठाने के लिए स्टिक पीछे खींचते हैं, उसके बाद कोई कप्तान रिजेक्ट नहीं कर सकता है, जिसको रिजेक्ट कहते हैं मैं पहले हो। एक बार वो बिंदु आ गया, ये विमान रोटेट कर जाता है, यानी कि जो पावर खुलता है वो भी सामान्य खुला होगा, थ्रस्ट जो सेट हुआ होगा वो भी सामान्य होगा। 787 का मैं कप्तान नहीं हूं, लेकिन मोटे तौर से सिद्धांत ही होता है। और जब वो पावर पूरा खुला होगा तो वो उतना दूर दौड़ा होगा, रोटेशन स्पीड पर पहुंचा होगा, जिस बिंदु पर जमीन को धोना है उस पर रोटेट किया होगा। ये सब कुछ इस विमान में दिख रहा है। विमान जैसे ही धरती छोड़ता है 2.5 डिग्री के आसपास वो पिच होता है, और इस समय विमान में ड्रैग उसको कहते हैं, जो विरोध, वायु का विरोध, फ्रिक्शन का विरोध, ग्रेविटी का विरोध सबसे अधिक होता है। और इसी पावर में विमान की पूरी ताकत लगती है, इस पावर पर विमान को उठाने में। ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, और यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है विमान को उठाने के लिए। मैं तकनीकी रूप से पता नहीं हमारे दर्शक आपके समझ पाएंगे कि नहीं। और उसके बाद विमान उठने लगता है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है विमान का स्पीड भी बढ़ता है, विमान का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी थोड़ा कम होता है, और जैसे जैसे आसमान में जाता है उसका डायना अपने आप। और उसके बाद किसी भी विमान में वाणिज्यिक रूप से जैसे हम रेंक करके हवा में जाते हैं, पहला कॉल जो आता है
जो पायलट मॉनिटरिंग है वो जो देख रहा है वो बाहर भी देख रहा है, दिन में है तो बाहर भी देख रहा है। जहाज ऊपर उठा, जो उसका इंडिकेशन है वो दिखाता है वीएस जो है कि हम 300-400 फीट ऊपर आए। जैसे वो आया, 2-3 इंडिकेशन होते हैं। हमारा पहला कॉल होता है पॉजिटिव क्लाइंब, यानी कि हम धरती छोड़ चुके हैं, क्लाइंब पॉजिटिव है। गेयर अप, कई बार अभी विश्लेषण में लोग गेयर अप की बात, गेयर अप कुछ नहीं है, गेयर वेयर कुछ नहीं होता है। ये चक्का जो नीचे लटका होता है, ये गेयर इसको कहते हैं, लैंडिंग गेयर, जिसमें चक्का लगाता है। गेयर अप मतलब वो जो नीचे का जो पेट खुला होता है उसमें चक्का वापस ले जाने का निर्देश होता है और उसको कहते हैं गेयर अप। अब गेयर अप जब होगा तो जो पायलट मॉनिटरिंग है वो, ये गेयर का जो लिवर होता है वो हर विमान में औसतन, मैं बाकी विमान तो नहीं जानता हूं, बट इसमें औसतन आगे होता है, जो सामने के कंसोल उसमें सिर्फ आप ऊपर कर देते हैं। A320 में 3 लाइट पहले लाल दिखता रहता है जब तक वो नीचे है, और जैसे ऊपर करते हैं वो ग्रीन आ जाता है, इसके मतलब चक्का अंदर चला गया। यही पहला कॉल होता है। उसके बाद कप्तान उस समय कुछ नहीं करता है, विमान अपनी गति पकड़ता रहता है, एक्सेलरेशन ऑल्टीट्यूड तक जाता है। फिर एक, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा पावर लगा के रखते हैं, हमको इतने विमान उड़ाने के लिए पावर की जरूरत नहीं है, हम उसको लिवर क्लाइंब पर ले आते हैं जो A320 में है, और फिर सामान्य रूप से विमान रेंगता हुआ ऊपर चढ़ता रहता है। उस समय पूरी ताकत रहती है, लेकिन एक सीमित पावर को कम किया जाता है उस पीरियड के लिए, और उसके बाद वो जाता है। फिर 1200-1500 फीट, अलग अलग कंपनियों का अलग मानक होता है, इंजन आउट एक्सेलरेशन का उसका बिंदु होता है। उसके बाद विमान जब पहुंचता है तो दाहिने में, जिस समय आप उड़ान भरते होते हैं उस समय दाहिने में एक थोड़ा सा नीचे फ्लैप्स गिराया जाता है, स्लैट, ताकि विमान को उठाने में सहूलियत हो। मैंने पूरा ताकत दिया, एरोफॉइल बनता है एक बनोलिस प्रिंसिपल के उसके प्रिंसिपल के तहत वो एरोफॉइल बनता है और जहाज ऊपर उठने लगता है। पर जहाज जैसे जैसे ऊपर उठता है वैसे वैसे हम उसके दाहिने को सामान्य करते हैं, क्योंकि मुझे इतना लिफ्ट की जरूरत नहीं है, मेरे पास पावर है, मैं आस्ते आस्ते करते हैं। और जब एक बार डेंसिटी कम होते जाता है, विमान की गति बढ़ती जाती है, परंतु जो फ्लैप्स लटका के हम लोग चलते हैं उसे एक बिंदु के बाद हमें ऊपर करना है, क्योंकि हमें स्पीड भी प्राप्त करना है और ऊंचाई भी प्राप्त करना है। वो एस स्पीड कहते हैं A320 में। हम सब देखते रहते हैं इंस्ट्रूमेंट को, और उस समय तो कुछ नहीं, वो आराम से 2-3-4 मिनट तक चलता रहता है और हम लोग वहां पर जाते हैं। एस स्पीड आता है, एस स्पीड जैसे कहते हैं पॉजिटिव, वो पायलट मॉनिटरिंग देखता है उस स्पीड को पॉजिटिव, एस पॉजिटिव, यानी कि हम एस स्पीड से ऊपर, फिर वो फ्लैप्स को 0 करता है और फिर विमान अपने आप ऊपर आसमान में चला जाता है। ये स्पष्ट है? इस केस में फ्लैप्स को लेके समस्या मेरा, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं। अब लगभग 600 फीट तक भी ये चक्का नीचे लटका हुआ था, यानी कि गेयर अप नहीं हुआ था। गेयर अप नहीं हुआ था, क्या संभावना है? हाइड्रोलिक फेलियर हो गया हो सकता है कि इंजन, लेकिन वो इंजन इतना जल्दी बंद नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि इंजन ऐसे हुआ कि जैसे बिजली ऑन ऑफ स्विच होता है, इंजन ऐसे बंद नहीं होता। वो दोनों इंजन 1 सेकंड बंद हो जाए, ऐसा होता नहीं जो उड़ चुका हो। और हाइड्रोलिक फेल किया होगा तो उसके वार्निंग्स आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्या पता नहीं। ये और अगर ऐसा हो जाए तो उड़ान में दिक्कत है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कहीं, क्योंकि जब विमान उड़ाते रहते हैं तो आप सब लोग पैसेंजर बैठते हैं, मैं भी नेता हूं, मेरे दिमाग में 1000 बात, उस क्षण मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, मुझे सिर्फ आगे का तस्वीर, आगे का टेक ऑफ, बाहर का थोड़ा सा वातावरण, धरती की तरफ नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स देखते होते हैं, रोटेट करते हैं, आवाज का फील कि हम लिफ्ट कर गए हैं, और कॉन्शियस हैं, हम दोनों कॉन्शियस होते हैं कि भाई हम जहाज को किस दिशा में। फिर ATC का कंट्रोलर वो मुझे बताता है कि ये ऊंचाई तक जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना है, 7000 फीट पर रुक जाना है, 7000 के फीट के बाद आपके आगे, ये सब चीजें चलती होती हैं। अहमदाबाद में भी कप्तान के सामने ये सब चीजें चली रही होंगी। कहीं मैं कोई आधिकारिक तौर से नहीं, कहीं यह असंभव है। कहीं लिवर अप करने की जगह कप्तान ने फ्लैप्स 0 तो नहीं कर दिया। अब इसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि मैं देख रहा था, और बिल्कुल साहब मेरा विश्लेषण पर मत जाइएगा, मैं कोई बहुत जानकार नहीं हूं, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की, और अभी मैंने BBC में देखा
शायद मेरी बात को वो लोग इस बात की पुष्टि कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सही हूं, मुझे कोट नहीं किया जाए, ये सब कुछ पता चलेगा जब ब्लैक बॉक्स आएगा। ईश्वर ही जानता है कि क्या हुआ, ना चलाने वाले जीवित हैं, ना उसमें यात्रा करने वाले एक को छोड़ के जीवित है, ना मेडे का कॉल आ जाता है, इसलिए किसी को कुछ नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। मैं तो शायद अपना ज्ञान थोड़ा सा पढ़ के कोशिश कर रहा हूं विश्लेषण करने का, और कई सारी जगह से ये सूचना। अब आप पूछेंगे कि भाई ये विमान नीचे की क्यों जाने था। यहाँ पे एक चीज और समझे, जैसे अगर ऐसा हो जाए, गियरअप ना हो, तो ये इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि इसके चलते प्लेन फिर नहीं, इसके बाद भी विमान नहीं गिरेगा, क्योंकि इसके बाद विमान इसलिए नहीं गिरेगा कि विमान कई बार गियरअप नहीं होता है और उसके लिए प्रोसीजर बना हुआ है, वापस लौटेंगे, तेल ज्यादा खाने लगेगा, लेकिन विमान नहीं गिरेगा। अगर गियरअप नहीं हुआ, गियर के लटकते हुए आप चले जाइएगा, विमान गिरेगा नहीं। आपका रेट ऑफ क्लाइंब कम हो जाएगा, आपका फ्यूल बर्न अधिक हो जाएगा, आपका ड्रैग बढ़ जाएगा, लेकिन विमान गिरेगा नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और फ्लैप्स के पोजीशनिंग भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, लेकिन उस समय जब आप ड्रैग की स्थिति में हैं, उसमें एक परिस्थिति होता है कि जब आप, अच्छा विमान आप ऐसे जा करके, विमान नाक के बल नहीं गिरा है, आप ध्यान से देखें, विमान पूंछ और पेट के बल गिरा है। इसका मतलब है कि विमान ऊपर नहीं जा पा रहा था, लिफ्ट नहीं मिल रहा था। लिफ्ट होता है दाहिने से और फ्लैप से और पावर से। अगर पावर है भी, उसमें एक रेसिडुअल पावर होता है जो टेक्निकल लोग जानते हैं। हर विमान जो आप उड़ता है भारत में, मौसम के अलग अलग हिसाब से, हर विमान में इंजन का पूरा पावर इस्तेमाल नहीं होता है। अगर 100 हमारा ताकत है तो हम 60 के ताकत पर भी दोनों इंजन से हम विमान उड़ा लेते हैं, 40 मेरा बचा हुआ होता है। और ये 40 बचा हुआ हम कोई इमरजेंसी में, अगर जहाज नहीं उतर रहा, कोई इंजन फेल कर गया तो हम, और वो सिंगल इंजन इस 60 के पावर पर भी चल सकता है, लेकिन जरूरत पड़ा तो मैं 100 भी ले सकता हूं, उस पर रोक नहीं है। मेरा ऐसा अनुमान है। ये विमान 9 घंटे या 10 घंटे के फ्लाइट पर था, तेल 60 से 80 टन के बीच में होगा, मेरे पास फिगर्स नहीं है। विमान का वजन 220 टन के पास होगा, फुल लोड था, बाहर का तापमान 38 से 40 डिग्री था, रनवे लेंथ बड़ा है, इसलिए टेक ऑफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर कप्तान पूरा पावर इस्तेमाल कर लेता है बड़े विमान में, ताकि हमको चांस नहीं ले, मैं जब रोल आउट करूं तो पूरी ताकत के साथ मैं रोटेट कर जाऊं। तो जो रेसिडुअल पावर जो बाद में कप्तान यूज कर सकता था, वो भी शायद उस विमान में उस बिंदु पर नहीं था। यानी कि टेक ऑफ के पॉइंट पर हमने फ्लैप्स डाल रखे हैं, हमने कैलकुलेशंस कर लिए हैं, हमने स्पीड डाल रखे हैं, हमारा लिफ्ट है, और अगर कोई लिफ्ट में इस बिंदु पर मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा तो मेरा कोई ना कोई कैलकुलेशन फेल कर जाएगा। कई लोगों ने यह विषय रखा, मैं सुन रहा था कि फ्लैप्स नहीं लगाया गया, यह भी असंभव है। आप रनवे पर आएंगे, अगर आप फ्लैप्स नहीं करके आप जैसे पावर खोलेंगे, पूरा जहाज का इंस्ट्रूमेंट चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा कि भाई कर क्या रहे हो, कैसे तुम टेक ऑफ करोगे, माने इंस्ट्रूमेंट्स को। इसलिए बिना फ्लैप्स का रोटेशन तो संभव है ही नहीं। और जब भी हम एक कॉकपिट तैयार करते हैं तो हर पॉइंट को हम लोग आपस में चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये करते हैं, और एक दूसरे से विमर्श करके और बार बार वेरीफाई करते हैं। फ्लैप्स 1, स्पीड V1, V2, V3, टेम्परेचर कितना है, ट्रिम कितना, हर बार ये 3-4 बार विमान में टेक ऑफ के पहले, टेक ऑफ के पॉइंट तक हम लोग वेरीफाई करते हैं। इसलिए ये कहना कि फ्लैप्स नहीं लिया गया होगा, ये तो असंभव है, क्योंकि जहाज उड़ ही नहीं सकता है। आपको इतना शोर शराबा मच जाएगा अंदर के अंदर जहाज के भीतर इंस्ट्रूमेंट्स का कि आप पागल हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं। फ्लैप्स रिट्रैक्शन एक स्पीड के बाद ही होता है, और मैं आपको और भी एयरलाइंस का बताऊंगा कि एक एयरलाइन में इसी प्रकार की घटना हुई थी मिडिल ईस्ट में, और उस घटना के बाद यही गलती हुआ था कि जब उसे गियर अप करना था, यानी कि चक्का ऊपर करना था, उसने फ्लैप्स किया। उन विमानों में एक और प्रावधान है, अल्फा फ्लोर, यानी कि जहाज के कप्तान को जहाज नहीं सुनेगा, वो पूरी ताकत जहाज को दे देगा कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, नीचे जाना चाहते हो, कि जहाज पूरी ताकत दे देगा, और कप्तान उसके बाद वो संभालेंगे कि भाई कंप्यूटर ने कहा है कि तुमने क्या गलती की, मैं तुमको पूरा पावर दे रहा हूं, अब तुम संभालो। और ये सच्चाई है, मैं ऐसे बोल रहा हूं, और वैसा हुआ है। और उस एयर स्पेस में इन लोगों ने एयर स्पेस को ब्रेक कर दिया, ये पब्लिश्ड आर्टिकल है, और उसको ब्रेक किया, बहुत हंगामा हुआ, वहाँ के टावर ने बुला के उतारा। लेकिन ये गलती हुआ कि जैसे एक गलत निर्णय हुआ,
शायद इसमें भी ये प्रावधान होगा, लेकिन रेसिडुअल पावर नहीं होगा तो ये गया भी होगा तो 2-4-5% गया होगा, वो पर्याप्त नहीं है इस विमान को ऊपर रखने में। तो ये सब तथ्यों के बीच में, लेकिन मैं फिर देवेंद्र जी कह रहा हूं, मैंने ये कहा था, कुछ लोगों ने इस बिंदु को उठाया है, अखबारों में लिखा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जांच बैठा है, जांच में स्पष्ट हो जाएगा, दुनिया का हर जांच और विदेश से भी जांच आ रहा है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी देखे जाएंगे, विमानों की भी जांच हो रही है, सतर्कता भी बढ़ गई है, हर कुछ हो सकता है। और एक चीज जो पांचवा कारण, मैं 4 मैंने बताया, पांचवा, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, एक्सीडेंट के लिए कोई डिफाइंड परिभाषा नहीं है। तो इन 5 चीजों में अनएक्सपेक्टेड तो कभी भी हो सकता है, तो थोड़ा समय का इंतजार करें। एक इंजन अगर फेल करता तो जो वीडियो दिख रहा है तो उससे क्या ये पता चलता है प्लेन हिल रहा हो? एक इंजन फेल करेगा तो उसका भी प्रावधान बना हुआ है, जहाज तुरंत कंट्रोल में आ जाता है, उसके लिए पूरा प्रोसीडियर है। और हम लोग जब सिम में इस अनुभव को प्रैक्टिस करते हैं तो इंजन फेलियर तो बार बार कराते हैं। जब इंजन फेलियर होगा तो थोड़ा सा जहाज दाएं या बाएं, थोड़ा सा दूर से भी इम्बैलेंस दिखता है। विंड कंडीशंस नॉर्मल हुआ तो बहुत कम दिखेगा, और थोड़ा भी विंड वगैरह ज्यादा रहा तो आपको एक इंजन बंद हो गया और एक इंजन का थ्रस्ट ज्यादा है तो जहाज बाएं तरफ घूमेगा, उसको आप एडजस्ट करेंगे, ट्रिम करेंगे, एडजस्ट करेंगे और रोटेट करेंगे, थोड़ा रेट ऑफ क्लाइंब कम होगा, वो दिख जाता है। यहाँ जहाज बिल्कुल सामान्य रूप से उठा है, उसके बाद ऐसे ससरने लगा है नीचे, इट हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन एट अ ग्लाइड एंड देन इट हैज ग्रेजुअली गॉन एंड हिट। मेडे कॉल वाज मेड, शायद आप पूछ रहे थे। एक रिपोर्ट में उसमें ये पढ़ रहे थे कि आया, उन्होंने ये कहा कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है मेडे कॉल से पहले, तो क्या हो सकता है वो कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, शुरू में मिल रहा है? व्हाट आई कैन गेस, मेडे में पता नहीं और क्या, आई एम नॉट गेटिंग थ्रस्ट, मेडे उतना टाइम भी नहीं होगा थ्रस्ट का। इसका मतलब है कप्तान अपनी समझ से, क्योंकि उसको नोज लिफ्ट कर रहा हो, पावर उसके पास जो बचा खुचा पावर, रेसिडुअल पावर है, उस गर्मी के बाद भी उसने दिया होगा, और जब दिया होगा तो भी जहाज ऊपर नहीं उठ रहा है, और उसके बाद जब उनको नहीं उठ रहा है तो अंतिम है कि भाई गिर रहे हैं, हम खींचो और उठाओ, कोशिश करो, शायद पावर आ जाए। जैसे ही उन्होंने खींचा और भी स्पीड वॉश ऑफ हुआ होगा, और भी ड्रैग बढ़ा होगा, और भी जाके वो स्टॉल होता है, जब पावर स्पीड वॉश आउट होता है तो स्टॉल करके पूछ के बल। मेडे में उन्होंने ऐसा कहा, आई एम नॉट गेटिंग पावर, possibly engine failure, both the engine failing without any reason, almost an impossible. Single engine failure with flaps, is capable of going with gears down, उस समय gear भी नहीं छूते हैं हम लोग, is all capable of doing. Something has happened which can never happen. Now in the history of aviation, and please remember one thing, the flaps retraction has no audio sound, कोई ऐसा नहीं होता है। बाकी चीज में साउंड आता है कि ये गलती हो गई, या तो फ्लैप्स रिट्रैक्शन एक स्पीड के बाद होना, उसके पहले आपने कर दिया तो हंगामा कॉकपिट अपने आप कर देगा कि ऐसे। तो पता नहीं 787 का क्या है, लेकिन ये दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे खूबसूरत, सबसे मेरे नजरों में अभी तक का सेफ, सबसे अच्छा एयर कंडीशनिंग, सबसे अच्छा प्रेशराइजेशन। 777 जो उड़ता है वो 7000 फीट का हवा का दबाव बना के रखता है विमान कक्ष के भीतर। ये अकेला विमान दुनिया में है जो 5000 फीट मेंटेन करता है, यानी कि जब आप सोने जाते हैं तो जो सोने की सहूलियत या नींद और फ्रेशनेस की सहूलियत ड्रीम लाइनर में है, वो 777, 747, A380 से कहीं ज़्यादा है। ये अपने आप में एक आधुनिक और हल्का है, ताकतवर है, इसलिए दुखद है, बहुत दुखद है, और समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम मेरे जैसे आदमी को, मैं तो पिछले 15 साल से 16 साल से विमान उड़ा रहा हूँ, दुनिया में अकेला सांसद हूँ, मैं भी सीखता रहता हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन उड़ाने का प्रयास वर्षों से है। ये राजनीति के अलावा ये मेरा चौथा प्रोफेशन है। मैं वकालत करता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, जहाज उड़ाता हूँ, राजनीति करता हूँ, लेकिन इससे दुखद, और पढ़ता रहता हूँ इन सब विषयों के बारे में। इसके टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है क्या? टेम्परेचर से तेल का टेम्परेचर बढ़ता है, ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है, और परफॉर्मेंस कम होता है। तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो जहाज का परफॉर्मेंस कम होता है, लेकिन उस परफॉर्मेंस को आंकने के लिए हमारे पास व्यवस्था होती है कि जैसे दुबई में अगर 50 डिग्री से ज़्यादा अगर तापमान हो गया तो सभी जहाज़ों को रोक दिया जाता है,
तो हर चीज का मानक बना हुआ है, हमारे भी मानक बनाए हुए हैं, उस मानक के भीतर है तो विमान उड़ते ही हैं। ब्लैक बॉक्स से सारी जानकारी आ जाएगी। बिल्कुल, उसमें ब्लैक बॉक्स पूछ में होता है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा कि वो भी देखने गए थे, अमित शाह जी गए थे। दुखद होगा, रूपानी साहब नहीं रहे जो हम लोग के साथ थे, मुख्यमंत्री थे, कुछ भी इससे बड़ी त्रासदी, दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत खराब लगता है। आखिर में एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि अब थोड़ा सा पायलट से अलग पॉलिटिशियन वाले रोल पे, क्योंकि पॉलिटिशियन की तरफ से इस मामले को लेकर सवाल आया। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन इस पर बैठाया जाना चाहिए, क्योंकि आप सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में जुडिशियल कमीशन का कोई रोल हो सकता है? पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जिसको अपनी तरह से जो कुछ भी समझ में आता है। अब मैथमेटिक्स के प्रोफेसर मैथमेटिक्स के परीक्षा की जांच और पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर करे तो पहले तो उसे मैथमेटिक्स समझना होगा, फिर जाकर के मैथ्स के सवाल सॉल्व कर सकता है। तो पॉलिटिकल साइंस के लोग अगर मैथमेटिक्स का सवाल सॉल्व करेंगे तो हो सकता है उसमें ज्ञान हो, वो सीख के कर ले, उसमें कोई नहीं है। लेकिन और भी लोग इस क्षेत्र, और ये ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको छिपाना है। अगर इसमें कोई छिपा करके किसी को लाभ हो तब तो कोई फायदा है ना, कोई पॉलिटिकल विषय तो है नहीं, तो क्यों जांच करने वाला। अब इसमें पॉलिटिकल एंगल, जुडिशियल तो होगा तो पॉलिटिकल एंगल होगा ना, तो मतलब पॉलिटिकल एंगल क्या हो सकता है, मतलब ये सब। बट राजनेता, हम सब राजनेता हैं, हम कई बार ऐसी बातें कहते हैं। थोड़ी इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके अनुभवों के आधार पे उन अनुमानों को हमने समझने की कोशिश की कि क्या क्या हो सकता है। निश्चित तौर पे दर्शकों के लिए भी एक जिज्ञासा का विषय है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। बाकी जांच टीम की जब रिपोर्ट आएगी तब तो। थैंक यू।